है वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब सबसे पहले ये देखेंगे कि हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स टेक्स प्लेस। हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन in animals, how sexual reproduction in animals takes place। एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है एक तो ये देखना है। अब जरा इसमें देखेंगे यहाँ पर क्या होता है कि जो मेल सेक्स सेल्स होते हैं जिसको हम मेल गैमीट्स भी बोल देते हैं, मेल सेक्स सेल्स जो होते हैं जिसको मेल गैमीट्स भी बोल देते हैं यानी कि स्पर्म सेल्स जो होते हैं वो, और दूसरा जरूरत होती है इसमें फीमेल सेक्स सेल्स की जिसको हम ओवा बोल देते हैं या एग बोल देते हैं। तो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन को हम बोल देते हैं फ्यूजन होता है ना, दोनों का फ्यूजन होता है। तो ये इस तरीके से होता है, देखिएगा जैसे यहाँ पर ये तो हो गया न्यूक्लियस ऑफ ओवम, सॉरी ये तो हो गया हमारे पास पूरा, इसको तो मैं बोलूंगा ओवम और एग, ये तो फीमेल सेक्स सेल हो गया। अब इसके अंदर होता है न्यूक्लियस। भाई कोई भी सेल होगा उस सेल के अंदर न्यूक्लियस तो होगा, है ना, तो ये अंदर हो गया न्यूक्लियस। उसके बाद हम बात करेंगे जो स्पर्म सेल होता है, तो स्पर्म सेल छोटा होता है तो इस तरीके से होता है आगे से पॉइंटेड, ठीक। और इसमें ये छोटा न्यूक्लियस हो गया इसका, तो इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म सेल। ये हो जाएगा न्यूक्लियस ऑफ ओवम, ये हो जाएगा। अब न्यूक्लियस के चारों तरफ जो होता है वो पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म से भरा हुआ होता है, तो इसको ऐसे ऐसे डॉट 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 करके दिखा देते हैं, ये साइटोप्लाज्म से भरा होता है, ऐसे ये भी साइटोप्लाज्म से भरा। तो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में एक सबसे पहला स्टेप तो ये कि ये हमारा ओवम हो गया या फीमेल सेक्स सेल या फीमेल सेक्स गैमीट हो गया, ये स्पर्म सेल हो गया या मेल सेक्स सेल हो गया या मेल गैमीट हो गया, ठीक। तो ये इसकी तरफ बढ़ता है और उसके बाद इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है, कॉम्बिनेशन। फिर से देखिएगा ये क्या है, ये है न्यूक्लियस ऑफ एग या ओवम, है ना, एक ही बात है। और स्पर्म सेल फिर यहाँ पर ऐसे एंटर करता है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस के चारों तरफ ये डॉटेड जो बना हुआ है ये इसके क्या होता है, साइटोप्लाज्म हो गया। जो डॉटेड पोर्शन हम दिखाते हैं वो साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। और ये तो इसको हम बोलेंगे, इस वाली पोजीशन को हम बोलेंगे स्पर्म एंटरिंग ओवा। अब ये जितना भी सब कुछ होता है ये प्रोसेस फीमेल बॉडी के अंदर होता है, ठीक है, ये फीमेल बॉडी के अंदर होता है। तो जब बॉडी के अंदर ये सारा प्रोसेस हो रहा है तो इसको बोला जाता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक। फिर क्या होता है कि जैसे स्पर्म ने यहाँ पर एंटर करा एग के अंदर, एग के अंदर एंटर करने के बाद जो सिर्फ हेड होता है स्पर्म का, सिर्फ वो अंदर रह जाता है और जो टेल है इट इज लेफ्ट आउट, वो बाहर रह जाती है। ये तो फर्स्ट स्टेज हो गया प्रोडक्शन का, ये सेकंड स्टेज हो गया। और जो थर्ड स्टेज है, थर्ड स्टेज में क्या होता है, थर्ड स्टेज में जो न्यूक्लियस होता है, जो न्यूक्लियस होता है फीमेल गैमेट का जो न्यूक्लियस होता है और इसका जो
मेल गैमीट का जो न्यूक्लियस होता है ये दोनों कंबाइन कर देते हैं, ये दोनों कंबाइन कर देते हैं एंड डिटेल यही बाहर छूट जाती है, तो हम ये कहेंगे कि टेल और स्पर्म लेफ्ट आउट, ये बाहर रह जाती है। और ये जो दोनों कंबाइन करते हैं इसको बोलेंगे हम, इस प्रोसेस को बोलेंगे कि न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म fuses with egg, न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म fuses with egg, स्पर्म का जो न्यूक्लियस है वो एग के साथ फ्यूज हो गया, फ्यूज मतलब कंबाइन हो गया। और जब ये कॉम्बिनेशन हो गया ना तो इस कॉम्बिनेशन को ही हम क्या बोलते हैं, ये जाइगोट फॉर्मेशन हो गया, जाइगोट बन गया है, तो इसलिए इसको हम बोल देते हैं जाइगोट फॉर्म। बताइए ये सभी बच्चों को क्लियर है इतना? यस सर। इतना सभी को क्लियर है? यस सर। सर तो ये तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हो गया। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होता है, अब उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो मेल सेक्स सेल्स हैं यानी कि मेल गैमेट्स जो हैं वो प्रोड्यूस कैसे होते हैं बॉडी में और बनते कैसे हैं बॉडी में, ठीक। दूसरा फीमेल सेक्स सेल्स हैं वो प्रोड्यूस कैसे होते हैं और बॉडी में बनते कैसे हैं, वो देखना है। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है, और ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो सिलेबस में है ना, सिलेबस में क्या है कि सिलेबस में हमारे लिए ये है कि जो एनिमल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो है सिलेबस में। अब उसमें उसको बहुत आसान बनाने के लिए, इजी टू अंडरस्टैंड बनाने के लिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो बनाकर बताया गया है। तो समझिएगा, ये सबको समझ में आ गया है? यस सर। ठीक है, चलिए जी, तो अगला मैं बताता हूँ। और लक्ष्य मुझे लास्ट के 15 मिनट में याद दिला देना, मैं करवा दूंगा तुम्हारा जो तुम बता रहे थे। यस सर। अब है जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अब ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें देखिएगा, इसमें क्या होता है, जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझिएगा, ये इस तरह से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये एक्सटर्नल डायग्राम है। और फिर इंटरनल डायग्राम देखिएगा, इंटरनल डायग्राम क्या है, यहाँ पर ये ट्यूब है,
अच्छा। बस 1 मिनट रुक जाइए, मैं डायग्राम बनाता हूँ फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। इनकी नेमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, अंदर के जो पार्ट्स हैं इनकी नेमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। इनकी नेमिंग के साथ साथ हर एक पोर्शन का अलग अलग आपसे फंक्शन पूछा जा सकता है, ठीक है, तो वो ध्यान से समझिएगा, मैं एक एक चीज का फंक्शन बताऊंगा। सर ये क्या लिखा है आपने, वैस? ये है वैस डेफरेंस, VEFERENS, वैस डेफरेंस, स्पर्म डक्ट बोलते हैं इसको। ये जो अंदर छोटा सा सर्कुलर सा मैंने बना रखा है इसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, और ये जो है इतना, इसको बोलते हैं सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल, हो गया। और जो ये वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस, स्क्रोटम हो गया, टेस्टिस हो गया, यूरेथ्रा, पेनिस, ब्लैडर, वास डेफरेंस, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, ये सारे हो गए, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझिएगा, मैं एक एक चीज इसमें पढ़कर आपको बता रहा हूँ, किसी का भी नहीं समझ में आए तो प्लीज पूछिएगा मुझसे। ये एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। अब इसमें आप देखिएगा कि ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम consists of testis, scrotum, epididymis, vas deferens, seminal vesicles, prostate gland and pens। अब हमको हर एक के अलग-अलग फंक्शंस देखें। Testes are the oval-shaped organs which lie outside the abdominal cavity of a man. A man has two testes. Testes are the primary reproductive organs in men or males। तो ये जो टेस्टिस होता है ये एब्डोमिनल कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर की तरफ टेस्टिस होता है, और टेस्टिस को ये बोलते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन पार्ट यही है, ठीक है। मेन पार्ट क्यों है ये बताते हैं। The function of testis is to make male sex cells or male gametes। क्यों? क्योंकि जो मेल सेक्स सेल्स हैं और मेल गैमीट्स हैं वो टेस्टिस के अंदर ही बनते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने कहा कि and they also make the male sex hormone called testosterone, ठीक है।
तो दो चीजें हो गई, एक तो हो गया मेल सेक्स गैमीट जिसको बोलते हैं मेल सेक्स सेल्स, है ना, तो वो तो रिस्पॉन्सिबल है रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक। और दूसरा होता है मेल सेक्स हार्मोन जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, वो रिस्पॉन्सिबल है मेल बिहेवियर के लिए। तो इसी तरीके से जो मेल बिहेवियर और मेल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है कि इफ अ मेल इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग चाइल्ड्स, तो वो बोला जाता है कि मेल गैमीट्स की वजह से चाइल्ड्स आगे प्रोड्यूस हो सकते हैं, मतलब रिप्रोडक्शन आगे हो सकता है, ठीक है, तो मेल गैमीट्स की वजह से होता है। सेकंड सेकंड होता है मेल सेक्स हार्मोन, हार्मोन मतलब टेस्टोस्टेरोन, ये वो हार्मोन है जो मेल्स को और फीमेल्स को डिफरेंशिएट करता है। तो ये वाला जो हार्मोन है इससे क्या पता चलता है, एक तो हैवी वॉइस, तो हम बोलते हैं कि अगर दो हार्मोन्स को हम कंपेयर करें, एक फीमेल का हार्मोन और एक मेल का हार्मोन, तो फीमेल के हार्मोन को बोला जाता है ईस्ट्रोजन और मेल के हार्मोन को बोला जाता है सिंपली मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, ठीक। तो टेस्टोस्टेरोन की वजह से आवाज भारी हो जाती है, ईस्ट्रोजन की वजह से लेडीज की फीमेल्स की जो आवाज होती है पतली होती है, शिवरनेस होती है उनकी वॉइस में, ठीक है। तो वो जो डिफरेंशिएशन है वॉइस का, स्किन का डिफरेंशिएशन, जो स्किन होती है, स्किन पर जो बियर्ड आती है, मुस्टाचेस आती हैं, तो ये फीमेल्स में नहीं होता, ये मेल्स में होता है, ठीक। तो ये बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करी जाती हैं मेल्स की और फीमेल्स की, दे डिपेंड ऑन देयर सेक्स हार्मोन्स, यानी कि जैसे अगर मैं मेल्स की बात कर रहा हूँ तो उसको हम बोलेंगे टेस्टोस्टेरोन। तो सबसे पहले हमने देखा टेस्टिस, टेस्टिस को बोलते हैं कि ये मेन होता है, मेन सेक्स पार्ट मेन होता है ये। टेस्टिस के अंदर दो तरीके के काम होते हैं, एक तो मेल गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं और एक मेल सेक्स हार्मोन जिसको हम टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम बोलते हैं कि जो टेस्टिस है, टेस्टिस ये होता है जो अंदर बना हुआ है छोटा सा पोर्शन जो है इसको टेस्टिस बोलते हैं। तो टेस्टिस की जो एक्सटर्नल कवरिंग होती है, एक्सटर्नल कवरिंग व्हिच लाइज आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, ठीक, उसको बोलते हैं स्क्रोटम, ठीक। ये प्रोटेक्शन के लिए होता है एक्सटर्नल कवरिंग, इसको बोलते हैं स्क्रोटम। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे इसमें, नेक्स्ट है द स्पर्म्स फॉर्म्ड इन टेस्टिस come out and go into coiled tube called epididymis। जो टेस्टिस में, जो टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म्स का प्रोडक्शन होता है, जो स्पर्म्स बनते हैं वो कहाँ जाते हैं, देखिए ये टेस्टिस में बड़ा स्पर्म, स्पर्म बनने के बाद यहाँ चला गया, ये जो छोटा सा मैंने स्ट्रक्चर दिखा रखा है एपिडिडाइमिस, ठीक, ये एपिडिडाइमिस में चला गया। अच्छा, तो come out and go into coiled tube epididymis, the sperms get stored temporarily in epididymis, टेम्परेरीली वो एपिडिडाइमिस में स्पर्म्स स्टोर होते हैं। फिर फ्रॉम एपिडिडाइमिस द स्पर्म्स आर कैरिड बाय अ लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड vas deferens or sperm duct which joins with another tube called urethra coming from the bladder, ठीक है। तो टेम्परेरीली जब जरा जरा सा प्रोडक्शन हुआ स्पर्म सेल्स का, मेल सेक्स सेल्स का, तो वो एपिडिडाइमिस में स्टोर हुआ और फिर उसके बाद वो यहाँ से, ये जो पूरी लंबी ट्यूब है, यहाँ से इस ट्यूब को बोलते हैं बेटा vas deferens, यहाँ से होते हुए फिर वो आगे vas deferens में चले जाते हैं, यानी कि इस ट्यूब में जाते हुए फिर वो ब्लैडर में जाकर स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। तो हाँ, which joins another urethra coming from the bladder along the path of vas deferens, the gland cells called seminal vesicles and prostate gland add their secretions to sperms so that the sperms are now in a liquid। तो क्या होता है कि ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड स्पर्म सेल्स में, सेल्स तो बहुत छोटे साइज के होते हैं जिनको आप आंखों से देख भी नहीं सकते, तो ये जो सेल्स है उन सेल्स में लिक्विड ऐड करके और उसको लिक्विफाइड फॉर्म में बना देते हैं कि वो हमारा जो स्पर्म सेल्स होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में हो जाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है the liquid plus the sperms it contains is called semen। तो जब लिक्विड और स्पर्म सेल्स जब कंबाइन हो जाते हैं तो वो जो नया एक सॉल्यूशन तैयार होता है उसको बोलते हैं सीमेन, SEMEN, सीमेन। The secretions of seminal vesicles and prostate gland provide nutrition to the sperms and also make their further transport easier, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा फंक्शन हुआ टेस्टिस का। टेस्टिस में स्पर्म्स बनते हैं, टेम्परेरी एपिडाइमिस में स्टोर होते हैं,
हेपेटाइटिस से स्टोर होने के बाद में फिर वो जाते हैं वेस रेफरेंस के थ्रू प्रोस्टेट ग्लैंड में। प्रोस्टेट ग्लैंड से यहाँ पर लिक्विड मिक्स होता है उनके अंदर। लिक्विड मिक्स होने के बाद में जो नया सॉल्यूशन तैयार होता है उसको बोलते हैं सीक। ठीक है, उसके बाद यूरेथ्रा फॉर्म्स अ कॉमन पैसेज फॉर स्पर्म्स एंड यूरिन। यूरेथ्रा जो होता है इसको बोलते हैं यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा जो होता है ये हम पढ़ चुके हैं अभी कि किडनी से लिंक होता है यूरेटर, और यूरेटर जाता है ब्लैडर में, और ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन बाहर आता है। तो यूरेथ्रा के थ्रू एक कॉमन बात बन जाता है कि अगर स्पर्म्स को बाहर आना होगा तो स्पर्म्स बाहर आ जाएंगे, अगर यूरिन को बाहर आना होगा तो यूरिन बाहर आ जाएंगे। एक्सटर्नल पाथ एक ही होता है, वो पाथ होता है पेनिस। पेनिस के थ्रू ये बाहर निकलता है। तो हमने कहा urethra carries the response to an organ called penis which opens outside the body, जो बॉडी के बाहर ओपन होता है, जो दोनों काम करता है, जो रिप्रोडक्शन में भी यूजफुल होता है और एक्सक्रीशन में भी उसी की हेल्प की जाती है। ठीक, the penis passes the sperms from the man's body into the female's body during the process of reproduction। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सभी को क्लियर है, बताइए। यस सर। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताइए। सर आपने बोला था ना कि मतलब एक जो मतलब हार्मोन होता है वो मतलब मेल की वॉइस को हैवी करता है, तो सर हाँ, मतलब कुछ गर्ल्स की भी वॉइस हैवी होती है, तो सर उसमें क्या केस है? वो जब भी कभी ये होता है कि कई बार आपने ये देखा होगा कि कई जेंट्स ऐसे होते हैं उनकी जो बियर्ड है वो प्रॉपर नहीं आती है। कई जेंट्स ऐसे होते हैं उनकी आवाज बहुत पतली होती है, श्रिलनेस होती है। तो वो प्रॉब्लम होती है, हार्मोन्स की प्रॉब्लम होती है, हार्मोनल इम्बैलेंस उसकी प्रॉब्लम होती है। तो वो थ्रू मेडिकेशन किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट करके वो चीज ठीक हो सकती है। वही बॉडी है, बॉडी के अंदर कभी भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो कई बार जेंट्स में लेडीज जैसा बिहेवियर देखने को मिलता है, कई बार लेडीज में जेंट्स जैसा बिहेवियर देखने के लिए मिलता है। तो वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। वो अगर प्रॉपरली न्यूट्रिशन से और मेडिकेशन से उसको ठीक करा जा सकता है। समझ गए? यस सर। ठीक है जी, अब नेक्स्ट देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है? सर। हाँ जी। अच्छा सर, आवाज नहीं आ रही थी, मुझे लगा सर। नहीं नहीं, वो मैं डायग्राम बना रहा हूँ ना इसलिए।
हाँ जी, हो गया। अब जरा इसमें देखिएगा, इसमें क्या होता है, इसमें जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जैसे पार्ट्स थे, सारे ऑर्गन्स थे अलग अलग, इसमें होता है ओवरीज, ओवरीज, ओविडक्ट और हमारा ओवरी, ओविडक्ट, यूट्रस एंड वेजाइना, चार पार्ट्स होते हैं। Ovaries are the oval-shaped organs which are inside the abdominal cavity of a woman near the kidneys. A woman has two ovaries. Ovaries are the primary reproductive organs in a woman or female. Compare करके स्टडी करना। मेल्स में टेस्टिस होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जहां पर क्या होता है, मेल सेक्स सेल्स जिनको मेल गैमेट्स बोलते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, तो वो तो टेस्टिस हो गया। इसी तरह से फीमेल्स में जब ओवा प्रोड्यूस होता है यानी कि फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, तो वो कौन प्रोड्यूस करता है, ये ओवरी, ये ओवरी प्रोड्यूस करती है। उसके बाद नेक्स्ट हमने कहा था फंक्शन ऑफ ओवरीज इज टू मेक फीमेल सेक्स सेल्स which is called ova or egg, and also the female sex hormones called estrogen and progesterone। ठीक, तो हमने ये कहा कि जब टेस्टिस का काम किया था, दो चीज बनाने का था ना, मेल सेक्स सेल यानी कि मेल गैमीट और मेल सेक्स हार्मोन यानी कि टेस्टोस्टेरोन। तो यहाँ पर जो ओवरीज हैं, ओवरीज का भी दो काम होते हैं, एक तो फीमेल सेक्स सेल्स यानी कि ओवा बनाते हैं और दूसरा फीमेल सेक्स हार्मोन यानी कि ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक, तो ये दो तरीके की चीजें ये बनाता है, तो बिल्कुल सेम आप फंक्शंस आराम से कंपेयर करके स्टडी कर सकते हैं। तो अब देखिएगा, each ovary is composed of several thousand follicles which are a kind of unripe eggs or unripe ova। ठीक, just above the ovaries are the tubes called oviducts। ओवरी के ऊपर यहाँ पर इस तरीके से ये ओविडक्ट होता है। ठीक, और ये फनल है, ओविडक्ट का फनल है। अब इस फनल का क्या काम होता है ये समझिएगा। The oviducts are not directly connected to ovaries। ओविडक्ट जो होता है, ये जो ओविडक्ट है, ये जो पूरा का पूरा पाइप है ना, ये जो ट्यूब एक नजर आ रही है, इसको ओविडक्ट बोल देते हैं। ठीक, तो ये डायरेक्टली इससे कनेक्टेड नहीं होता, but they have funnel-shaped openings which almost cover the ovaries। The ovum or egg cell released by an ovary goes into the oviduct through this funnel-shaped opening। ठीक है, तो जो भी ओवरी जो एग सेल्स बनाती है, वो फनल जो होता है, ये फनल कैच कर लेता है, ये फनल यहाँ से उसको कैच कर लेता है, रिसीव कर लेता है, और रिसीव करने के बाद में वो यहाँ इस डक्ट में चला जाता है। वही चीज जैसे मेल सेक्स सेल्स जो है उनको एपिडिडाइमिस टेम्परेरीली स्टोर करता है और फिर यूरेथ्रा के थ्रू, ये सॉरी वैस डेफरेंस के थ्रू ये यहाँ पर आ जाता है, इसमें क्या कहते हैं, ये जो है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक, इसी तरीके से यहाँ पर फनल जो होता है, ओविडक्ट का जो फनल है वो उनको कैच करता है और कैच करके ओविडक्ट में लेकर आ जाता है जो एग्स होते हैं उनको। फिर द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग और ओवम बाय स्पर्म टेक्स प्लेस इन द ओविडक्ट। तो जितना भी फर्टिलाइजेशन होता है यानी कि रिप्रोडक्शन प्रोसेस जो होता है, वो सारा का सारा बेटा इस ट्यूब में होता है, इस पूरी की पूरी ट्यूब के अंदर होता है। अब इस तरीके से यहाँ पर है the two oviducts connect to a bag-like organ called uterus or womb at their ends। The growth and development of a fertilized ovum, which gets converted into a baby, takes place into the uterus। तो ये जो यूट्रस होता है, इस यूट्रस के अंदर ही जाइगोट बनता है। जाइगोट तो बेसिकली यहाँ पर बनने शुरू हो जाते हैं। तो जाइगोट जो बनता है वो फिर डेवलप होता है into an embryo and then gets converted into a baby inside this uterus, यूट्रस के अंदर। ठीक है, next है vagina is a tubular structure। It is also called the birth canal because it is through this passage that the baby is born after the completion of development inside the uterus of the mother, and also through this passage only the sperms gets fused into the vagina। तो स्पर्म्स यहाँ पर फ्यूज हो जाकर, और फ्यूज होने के बाद में यहाँ पर इधर बहुत सारे एग्स होते हैं, तो एग्स में जाकर वही वाला जो आपको प्रोसेस बताया, ये जो न्यूक्लियस होगा एग का और जो न्यूक्लियस होगा स्पर्म का, वो कंबाइन कर जाएंगे। कंबाइन करने के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट यहाँ पर डेवलप हो जाएगा बेबी की तरह,
और फिर बेबी को जो भी टाइम लगता है 9 महीने का, वो 9 महीने के टाइम के बाद रिप्रोडक्शन प्रोसेस पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। बताइए जी, सभी को क्लियर है? Yes, sir. यस ठीक है, चलिए जी। तो ये हमारा था इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद इसमें कुछ बर्थ कंट्रोल मेथड्स भी हैं, थ्योरेटिकल टॉपिक है, समझा दूंगा आपको, और उसके अलावा डीएनए वाला है वो भी बता दूंगा। ठीक है, अब क्या बता रहे थे लक्ष्य, तुम बताओ कौन सा वाला था, मैग्निफिकेशन वगैरह क्या पूछ रहे थे? सर जो मिरर और लेंस में सर सर वी यू और एफ की वैल्यू सर पॉजिटिव और नेगेटिव कब लेते हैं और कैसे लेते हैं? अच्छा अच्छा, आसान है, अभी बता रहा हूँ। ठीक है, बताइए जी, ये दोनों चीजें जो है ये क्लियर होगी सभी को? Yes, sir. ठीक है, चलिए जी मैं इसको बता रहा हूँ। यस सर। ओके ओके, मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए, बस मैं पानी पी रहा हूँ जरा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताइए। और सर आप ये लेंसेज और ये ह्यूमन आई इन द कर्व फॉरवर्ड का एक जनरल थ्योरेटिकल एक रिवीजन क्लास ले लोगे सर प्लीज? हाँ ले लेंगे। थैंक यू सर। एग्जाम कब होगा? सॉरी सर। एग्जाम कब है? सर मेरा अगले हफ्ते थर्सडे को है सर। अच्छा, थैंक यू सर। देखिए जी, इसमें जो हम मतलब तुम बेसिकली साइन कन्वेंशन पूछ रहे हो कि वी यू को कब पॉजिटिव लिया जाता है, कब नेगेटिव लिया जाता है, और दोनों ही केसेस में, मिरर के केस में और लेंस के केस में, तो दोनों ही केसेस में मैं आपको बता देता हूँ। जो इसमें इमेज फॉर्मेशन के बहुत सारे रूल्स हैं, मैं वो रूल्स आपको बताऊंगा नहीं क्योंकि वो रूल्स बताने में लगेगा बहुत ज्यादा टाइम, और जो ये साइन कन्वेंशन पूछ रहे हो उसमें जरा सी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये आ जाएगा समझ में। देखिए, हमने ये कहा कि यहाँ जैसे मान लीजिए सबसे पहले जो इसमें मिरर्स होते हैं, तो मिरर्स की अगर बात करें, तो आप ये देखिएगा कि कॉन्केव मिरर होता है और कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो सबसे पहले मिरर में देख लो, मिरर हमारा दो तरीके का होगा, एक तो कॉन्केव और दूसरा हो जाएगा, दूसरा जो मिरर होता है वो होता है कॉन्वेक्स मिरर। तो जो कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर के जो भी इमेज फॉर्मेशन होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक केस आता है ऐसा। मैं पहले कॉन्केव मिरर आपको बताता हूँ, जैसे कॉन्केव मिरर है ना, तो कॉन्केव मिरर ये वाला होगा, क्योंकि इसमें जो गहरी वाली साइड है, वो पॉलिश्ड है, और जो मतलब स्मूथ सरफेस है सॉरी, और जो पीछे वाली साइड है उस पर पॉलिश कर रखी है। तो कॉन्केव मिरर के केस में आप ये देखिएगा, मैं जब भी बात करूंगा ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट जो है उसका जो डिस्टेंस है वो यहां से लिया जाता है, हमेशा यहां से लिया जाता है, पोल से, इसका डिस्टेंस लिया जाता है। तो ये जो मान लीजिए मैंने यहाँ पर रखा ऑब्जेक्ट, तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है, अगर मान लीजिए मैं इसकी बात करूं कोऑर्डिनेट एक्सिस की, तो ये x होता है, ये x डैश होता है, ये y होता है, और ये y डैश होता है।
ठीक, तो आप यहाँ पर तो बोलते हैं ओरिजिन ये हो गया -1, ये हो गया -2, ऐसे ये 1 ये 2। तो कुल मिलाकर मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि जब मैं लेफ्ट में लेता हूँ हॉरिजॉन्टल चीज को, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को जब मैं लेफ्ट में लेता हूँ, तो जब मैं लेफ्ट में लेता हूँ तो मैं उसको नेगेटिव लेता हूँ, और जब राइट में होता है तो वो पॉजिटिव होता है। इसी तरीके से वर्टिकली जब मैं किसी चीज को लेता हूँ तो वो पॉजिटिव होती है अपवर्ड, और नीचे की तरफ वो नेगेटिव होती है। ठीक है, तो अब आप देखिएगा कि मैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेरा होता है, जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है उसको मैं बोलता हूँ यू। तो ये मैं लेफ्ट में चेक करूंगा, जितने भी डिस्टेंस है वो सब यहाँ से पोल से मेजर करे जाते हैं। तो यू ऑलवेज नेगेटिव, ये तो समझ में आ गया, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाएगा, तो यू इज ऑलवेज नेगेटिव। ये समझ गए? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो उसके बाद जो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर का फोकस भी इधर ही होता है ना? तो एफ जो है ऑलवेज नेगेटिव। नेगेटिव। हाँ, यू हो गया, एफ हो गया। अब इसके बाद जो वी है, वी इट डिपेंड्स, ये डिपेंड करता है कैसे? सिर्फ बेटा पहला केस होता है, सिर्फ पहला केस कॉनकेव मिरर में, जहां पर पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, वहां मेरी इमेज जो है वो पीछे की तरफ बनती है। तो जब इमेज पीछे की तरफ बनेगी तो इमेज का डिस्टेंस मैं यहाँ से मेजर करूंगा। ठीक है, तो जब इमेज यस सर। पीछे की तरफ बनेगी तब तो मैं उसको पॉजिटिव लूंगा। उसके अलावा हर एक केस में, उसके अलावा हर एक केस में हमारी इमेज इस तरफ ही बनती है, तो वी हमारा नेगेटिव होता है। तो टोटल 6 केसेस थे, 6 केसेस में जो पहला वाला केस है उसमें मेरा वी पॉजिटिव होता है, बाकी सब में नेगेटिव होता है। बताइए, क्लियर है? यस सर। तो v की वैल्यू वो डिपेंड करती है, v के बारे में हम पक्का नहीं कर सकते, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं इसकी जो हाइट होती है इमेज की, ऑब्जेक्ट की हाइट, सॉरी, ऑब्जेक्ट हम हमेशा सीधा रखते हैं, कभी उल्टा नहीं रखते ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा सीधी होती है, यानी कि इट इज मेजर्ड इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है? पॉजिटिव। तो h1 इज ऑलवेज पॉजिटिव। बताओ, समझ गए? यस सर। और H2 क्या होता है कि जब भी हमारा इमेज मिरर के इस तरफ बनेगा, यानी कि मिरर के पीछे बनेगा, तो हम क्या बोलेंगे कि इमेज वर्चुअल बनती है और इरेक्ट बनती है। तो अगर इमेज एक ही केस होता है, पहला केस जिसमें इमेज वर्चुअल बनती है, क्योंकि मिरर के पीछे इमेज जब भी बनेगी तो मैं बोलूंगा कि वो नकली इमेज है। नकली का मतलब वो वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल इज ऑलवेज इरेक्ट, वर्चुअल इज ऑलवेज इरेक्ट। तो उस केस में तो हमारा H2 पॉजिटिव हो जाएगा। और बाकी जितने भी केसेस हैं उन सब में इमेज इस तरफ बनती है, लेफ्ट साइड में, तो वो इमेज बनती है रियल। और रियल इज ऑलवेज इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब उल्टी, उल्टी का मतलब नेगेटिव। तो ये जो H2 है ये भी डिपेंड करता है। बताइए जी, क्लियर है? तो Yes, sir. तीन चीजें हो गई कॉनकेव मिरर में, एक तो U ऑलवेज नेगेटिव, F ऑलवेज नेगेटिव और H1 ऑलवेज पॉजिटिव। बताओ जी, ये समझ में आ गया? यस सर। हाँ जी सर। अच्छा, अब इसके बाद में मिरर में ही जो हमारा दूसरा मिरर आता है, दूसरा मिरर है हमारा कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के केस में क्या है, वो सॉरी कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या कहानी है? कॉन्वेक्स मिरर के केस में सिर्फ दो ही तरीके के हमारे वो बनते हैं, जो इमेज बनते हैं वो दो ही तरीके के बनते हैं। और दोनों ही केसेस में जो हमारा इमेज बनता है ना, वो इमेज इस तरफ बनता है, राइट साइड, मतलब पीछे बनता है। तो कॉन्वेक्स में सब कुछ फिक्स है। ये पोल हो गया। ये पोल हो गया, और इधर हमारा फोकस हो गया। ऑब्जेक्ट को मैं हमेशा यहीं पर रखूंगा। तो यू को मैंने लेफ्ट में रखा, तो इसका मतलब नेगेटिव। वी हमेशा राइट में बनता है, तो ये हमेशा पॉजिटिव। ठीक है, और यू हो गया, वी हो गया। एफ फोकस, फोकस जो है इसका कॉनकेव, कॉन्वेक्स जो होता है, कॉन्वेक्स का फोकस, और ये मैंने गलत बनाया यहाँ पर, फोकस इसका यहाँ होता है इधर। फोकस जो होता है, फोकस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है,
ये मैं बात कर रहा हूँ, ये तो था कॉन्केव और ये है कॉन्वेक्स। तो इसका फोकस इज ऑलवेज पॉजिटिव, v इज ऑलवेज पॉजिटिव, u इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक, अब मैं बात करता हूँ हाइट की। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमेशा सीधा रखा जाता है तो उसकी जो हाइट होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। सर आपकी वीडियो पॉज हो गई। हाँ 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुकिए देखता हूँ। ठीक है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमेशा सीधा रखा जाता है तो इसकी हाइट को ऐसे ही मेजर करा जाएगा ऊपर की तरफ। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। और क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट इमेज जो है वो हमेशा इसमें इस तरफ बनती है पीछे की तरफ, तो जो इमेज इधर बनेगी वो वर्चुअल होगी, और वर्चुअल जो होती है वो इरेक्ट होती है यानी कि सीधी होती है। तो मेरा H2 जो है वो भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स के केस में ये सारी चीजें फिक्स होती हैं, मुझे पता होता है कि U हमेशा नेगेटिव होगा, V हमेशा पॉजिटिव होगा, F हमेशा पॉजिटिव, H1 पॉजिटिव, H2 पॉजिटिव। केवल U को छोड़कर सारे पॉजिटिव होते हैं। बताइए जी, समझ में आ गया? कॉन्वेक्स और कॉन्केव यस सर। ठीक है ना? यस सर, यस सर। अब बात करते हैं इसकी लेंस की। तो लेंस में देखिएगा क्या होगा। लेंस में जो 6 टाइप के रूल्स हैं, वो जो 6 टाइप के रूल्स हैं वो कॉन्केव के लिए ना होकर कॉन्वेक्स के लिए हैं। कॉन्केव के लिए ना होकर वो कॉन्वेक्स के लिए हैं। और उसमें हमारा बस एक केस है, सिर्फ एक केस है जिसमें इमेज पीछे की तरफ बनता है। तो लेंस पहले देखेंगे कॉन्वेक्स, फिर देखेंगे कॉन्केव। क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस कॉन्केव मिरर के जैसा होता है, मतलब प्रॉपर्टीज में। ठीक है, तो इसमें हम ये कहेंगे ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस के केस में सिर्फ पहला केस, जिसको बोलते हैं सी मतलब ऑप्टिकल सेंटर होता है यहाँ पर। ठीक है, और कॉन्वेक्स लेंस के केस में हमारा जो एफ होता है फोकस, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। एफ इज ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब ये वाला केस, कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, फोकस इज ऑलवेज पॉजिटिव। यू, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रखा जाता है तो यू इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक, उसके बाद जो वी है, वी डिपेंड करता है। सिर्फ पहला केस ऐसा होता है, सिर्फ पहला केस ऐसा होता है जिसमें वी इस तरफ बनता है, बाकी सब में इस तरफ बनता है। ठीक है ना? तो हम ये कहेंगे कि पहले केस में मेरा वी नेगेटिव होगा, बाकी सब केस में वी मेरा पॉजिटिव होगा। उसके अलावा यू हो गया, वी हो गया, एफ हो गया, इसके अलावा H1 इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होता है। और H2 यहाँ पर भी डिपेंड करेगा। बताइए जी, समझ में आ गया? Yes, sir. नक्शा क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये H2 भी डिपेंड करेगा। सिर्फ पहला केस होता है जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट के पीछे बनता है इमेज, बाकी सब में इमेज इस तरफ बनती है और राइट में बनती है। तो राइट वाली इमेज को मैं रियल बोलूंगा यहाँ पर। ठीक है, रियल बोलूंगा और इन्वर्टेड बोलूंगा। ठीक है, वहां पर क्या था, मिरर में लेफ्ट वाली इमेज को रियल और इन्वर्टेड बोलते थे, यहाँ राइट वाली इमेज को रियल और इन्वर्टेड बोलेंगे। लेकिन साइन सर लेफ्ट को में तो वर्चुअल और इरेक्ट बोलेंगे ना यहाँ पर लेफ्ट लेंस में। हाँ लेंस में वर्चुअल और इरेक्ट बोलेंगे लेफ्ट वाली को। ठीक है, लेकिन अगर वो लेफ्ट में बन रही है ना इमेज, तो वहां तक की जो दूरी है वो नेगेटिव ही होगी। लेफ्ट में मेजर करने वाली दूरी वो नेगेटिव ही होगी। समझ गए? यस सर। ठीक, अब इसी तरीके से अगर मैं कॉनकेव लेंस की बात करूं,
कॉन्केव लेंस की बात करेंगे तो कॉन्केव लेंस में क्या होगा, कॉन्केव लेंस में हमारी जो इमेज बनेगी वो इमेज बिल्कुल उसी की तरह जैसे हमने कॉन्वेक्स मिरर में देखा था कि इमेज हमारी इसमें हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट ही बनेगी, मतलब पीछे की तरफ ही बनेगी। बताइए जी, क्लियर है? इस केस में जो हमारी Yes, sir. इमेज बनेगी, देखिए ऑब्जेक्ट तो सेम होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव ही होगा, ठीक है। फोकस क्योंकि कॉन्केव है, कॉन्केव के केस में फोकस चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो वो नेगेटिव ही होता है। वी वी हमेशा इस केस में हमारा इस तरफ ही बनेगा, नेगेटिव ही होगा, ठीक है। वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमेशा पॉजिटिव होगा, और जो इमेज की हाइट होती है, इमेज की हाइट जो है वो भी, बिकॉज ये वर्चुअल और इरेक्ट बन रहा है तो इमेज की हाइट भी हमेशा पॉजिटिव ही होगी। बताइए, क्लियर? Yes, sir. चलिए जी, ठीक है। अब बाकी सर कर H2 करते हैं, दोबारा बता दो। दोबारा समझ लो। U जो है हमेशा नेगेटिव, F हमेशा नेगेटिव, V हमेशा नेगेटिव, H1 पॉजिटिव, H2 पॉजिटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव, हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव, ठीक है। Yes, sir. रीजन क्या है कि हमारे में इस वाले में कॉन्केव के केस में हमेशा हमारी इमेज इधर ही बनती है, तो जब हमेशा इमेज इधर ही बनेगी तो भी नेगेटिव ही होगा, और जब इस तरफ बनेगी तो वो वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, इरेक्ट मतलब सीधी, तो H1 पॉजिटिव ही होगा, H2 पॉजिटिव ही होगा। समझ गए? Yes, sir. बस जी बेटा, आज फिर इतना ही करेंगे, बाकी कल करते हैं।